हेलो फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डाइजेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है और रेस्पिरेशन की क्या जरूरत पड़ी। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर कोई पूछता है कि हम लोग मतलब व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, तो सिंपली आप ये नहीं बताते, हम बताते हैं कि हम एनर्जी के लिए खाते हैं। ठीक है। टू ऑर्गेनिक मतलब हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, उसके लिए हम खाना खाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट होता क्या है, इसको पहले मैंने बताया था लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो भी पार्ट हमारे बायोलॉजी में अगर बात करते हैं तो बायो में क्या होता है कि जो पार्ट रेस्पिरे मतलब रिएक्शन करने वाला होता है, रिएक्शन करने वाला होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्शन के पहले जब रिएक्शन जो रिएक्टेंट आप जिसको कहते हैं, उसी को हम कह देते हैं सबस्ट्रेट। तो हाँ, ये ऑर्गेनिक है तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक सब्सट्रेट कहते हैं। अब जो रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक सब्सट्रेट होते हैं उनको हमको ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि जब ऑर्गेनिक सब्सट्रेट मिल जाएंगे उनसे हम क्या करेंगे, उनका रेस्पिरेशन करा के फिर उनसे हमको एनर्जी प्रोड्यूस करानी है। तो वो मिलते किससे हैं, हम जब फूड खाते हैं, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, इससे प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, तब इतनी सारी चीजें मिलती हैं। तब जब इतनी सारी चीजें मिलती हैं तब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उनको तोड़ते हैं, इसीलिए हमने डाइजेशन कराया। जब मिल गई, सारे सेल के पास पहुंच गई, ठीक है, सारे सेल के पास जब पहुंच गई तब उसके बाद जब ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पहुंच चुका है तब हमको करना क्या है, रेस्पिरेशन कराना। अब देखिए, रेस्पिरेशन कराना है ये तो समझ गए, रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है ये भी समझ गए, लेकिन ये बात आती है कि रेस्पिरेशन कराने के लिए हमको और क्या-क्या ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेशन में अगर कोई आपसे पूछता, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि रेस्पिरेशन को आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हाँ, रेस्पिरेशन ये होता है कि हमने जब फूड को डाइजेस्ट करा लिया, उसके बाद जो ऑर्गेनिक सब्सट्रेट मिले उनका हमने रेस्पिरेशन करा दिया, यानी मतलब ऑक्सीजन के उससे मतलब ऑक्सीडेशन उसका करा दिया, उससे एनर्जी मिल गई एटीपी के रूप में। तो ऐसा आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई रेस्पिरेशन पूछता है तो आपको ऐसे आपसे पूछ अगर आपसे कोई रेस्पिरेशन पूछता है तो सबसे पहले आपको उससे ये पूछना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन आप कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन भी 3 टाइप का होता है। अगर एक टाइप का होता है, देखिए, एक रेस्पिरेशन होता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और तीसरा होता है सेलुलर। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इसको पहले मैंने भी बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाहर का रेस्पिरेशन। तो हमको सबसे पहले समझना है कि ये रेस्पिरेशन को 3 भागों में क्यों डिवाइड किया गया। देखिए, रेस्पिरेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता है की ज़रूरत क्या पड़ती है। जो भी ऑर्गेनिक सब्सट्रेट होता है उसको हमको ऑक्सीडेशन कराना, तो यानी मतलब ऑक्सीडेशन कराना है तो ये कंपल्सरी है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है तो ऑक्सीजन को हम लाएँगे कहाँ से? तो इसके लिए हम करते क्या हैं, आपको सभी को पता है, ब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इन्हेलेशन करते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो होती है अंदर की बॉडी की जाती है और उसके बाद एक्सहेलेशन करते हैं तो CO2 बाहर निकलती है। तो इन्हेलेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर जाती है, वो आप क्या करते हैं, बाहर से ले रहे हैं। बाहर से लेके लंग्स के पास लेके गए, लंग्स से लेके फिर से बाहर निकाल दे। तो बाहर के संपर्क में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो उसमें आता क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। जो आप ब्रीथिंग करते हैं वो ब्रीथिंग क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, लंग्स के पास लेके जा रहे हैं, फिर उसको बाहर निकाल रहे हैं, CO2। ठीक है, CO2 को फिर बाहर निकाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल के रूप में आ रहा है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम ब्रीथिंग या फिर इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीथिंग या फिर इसको वेंटिलेशन कहते हैं। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद आती है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप समझ गए। इंटरनल रेस्पिरेशन, देखिए, जब आप ऑक्सीजन को लेके लंग्स के पास गए तो वहां पर होते क्या है कि जब लंग्स होते हैं उनके पास होती हैं छोटी छोटी अल्वेओलाई। हम आगे बात करेंगे इसकी फुल डिटेल में बात करेंगे कि अल्वेओलाई क्या है। लेकिन अब ऐसा अभी समझ लें जिससे आपको इंटरनल रेस्पिरेशन समझ में आए। जो आपके लंग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है मान लीजिए। तो लंग्स के बीच में मतलब ये जो छोटी-छोटी ऐसे जो डिवाइड होती हैं, इनको ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस छोटे-छोटे और पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जो कि अंगूर लाइक के शेप के होते हैं, ग्रेप्स लाइक। तो इनको हम कहते हैं अल्वेओलाई। अल्वेओलाई करते क्या है कि अल्वेओलाई जो होते हैं, अल्वेओलाई जैसे ये मैंने एक अल्वेओलाई बनाई, तो अल्वेओलाई के अंदर होता क्या है कि ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन सब जगह फैल जाता है। फैलने के बाद ऑक्सीजन फैलने के बाद यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आपको पता होगा, जब आप क्लास 9th में अगर आप पढ़े होंगे टिश्यू के बारे में, तो आपको पता होगा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ ये एपिथेलियल टिश्यू इसकी कवर कर रही है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहीं के पास में होती है ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल से क्या होता है, ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। आरबीसी होती है, आरबीसी आरबीसी क्या करती है, उसके पास होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन करता क्या है कि 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो यानी एक जो आरबीसी होती है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाती है, क्योंकि जो उसके पास हेमोग्लोबिन होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके लेके जाता है। फिर जब वो ऑक्सीजन आपने ऑक्सीजन ले ली, तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक इंटरनल रेस्पिरेशन है, क्योंकि एक्सटर्नल तो आपने ले ली, फिर जब अंदर आया, जब एक्सटर्नल बाहर से लिया, फिर यहाँ पर जब अंदर आया अल्वियोलाई के पास, तो आप यहाँ से इंटरनल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अंदर को ही, मतलब जो अंदर ब्लड वेसल है उसी को दे रहे हैं, तो ये एक इंटरनल रेस्पिरेशन है। उसके बाद आती है सेलुलर रेस्पिरेशन, नाम से पता चल रहा है कि सेल के अंदर होगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होती क्या है कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो होगी, तो आपने सब कर लिया, सारा इंतजाम हो गया कि पहले आपने ऑक्सीजन को लाना है, उसके बाद ऑक्सीजन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है हर सेल के पास। जब हर सेल के पास आ गई, सेल के पास अब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इसी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ही आप क्या बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, एटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे आपको बनाना क्या है, एटीपी। तो इसके अंदर पूरी जो खेल है सिर्फ एटीपी बनाने के लिए होती है। मतलब जो आपकी एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर रहती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये रेस्पिरेशन का पूरा वो होता है चार्ट की, अगर कोई आपसे रेस्पिरेशन पूछता तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हाँ रेस्पिरेशन ही है। आपको पहले उससे पूछना पड़ेगा कि आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन तो मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है, लेकिन जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, जिससे जो कि मेन है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन ये अगर ना हो, ये अगर ना हो तो ऑक्सीजन आए ही ना, तो ऑक्सीजन आएगी ना तो उसके बाद क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब वो क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, एनाएरोबिक और अच्छा, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट जो होते हैं ब्रीथ करते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? कमेंट में बताइए कि प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप सोचिए और बताइए कमेंट में कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। उसके बाद जब ये इस रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगर आपसे कॉमन फिर से पूछते हैं, तो व्हाई डू वी ईट फूड, तो आपको सीधा आंसर देना है टू ऑब्टेन द सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आ गया, मान लीजिए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आपके पास आ गया, तो आपको करना क्या है कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को फुल्ली ऑक्सीडेशन कराना है। सबस्ट्रेट आ गया तो आपको करना क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है इसको कराना क्या है, ऑक्सीजन से फुल्ली आपको इसको ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन से होगा क्या, फिर जो एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म में, इसी से आपको एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म में। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ जो मेन फंक्शन एटीपी के लिए बनाना, तो एटीपी मैंने लिख दिया। अब देखिए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कई चीजें हो सकती है, या तो आपका ये हो सकता है ऑर्गेनिक एसिड कोई हो, कोई हो सकता है फैट हो, कोई हो सकता है प्रोटीन हो, या तो आप सिंपली जिसको आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। या तो वो ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, या तो फैट हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो हम ले रहे हैं उसका आपको कराना है ऑक्सीडेशन। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उससे मिलेगी एटीपी। लेकिन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में हो क्या सकता है, या तो ऑर्गेनिक कोई एसिड होगी, या फैट होगा, या प्रोटीन होगी, या कार्बोहाइड्रेट होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे होते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, तो सेल पहले किसको यूज करेगी? इतने सारे होते हैं सेल के पास, तो सेल पहले किसको यूज़ करेगी रेस्पिरेशन करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सबसे पहले सेल यूज़ करेगी वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यूज़ करेगी, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले यूज़ करेगी कि मतलब जो सेल होगी वो करेगी क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट उसका सबसे पहले यूज़ करेगी। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे ये आता है। उसके बाद जो सेल होगी वो फैट के पास जाएगी, और थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन, या फिर ये ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है? तो प्रोटीन या इसके पास मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को देती है, फिर फैट को देती है, फिर प्रोटीन को देती है। तो ये 3 जो है, मतलब 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सेल के पास कार्बोहाइड्रेट यानी आपने खाना खाया, तो उससे एटीपी बन रही है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। लेकिन आपने खाना नहीं खाया कई दिनों से, तो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो सेल ने देखा फैट जमा हुआ है, तो फैट को क्या किया, उसको एटीपी में कन्वर्ट करा दी। अगर वो भी नहीं तो सेल देख रही है जो प्रोटीन पड़ा हुआ है उसका यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिससे आप मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि
इतनी सारी चीज़ें हैं, तो अगर मान लीजिए मैं कार्बोहाइड्रेट का करा रहा हूँ, तो क्या कितनी एनर्जी लगेगी? अगर प्रोटीन का मतलब करा रहा हूँ ऑक्सीडेशन तो कितनी मतलब एटीपी निकलेंगे, कितनी एनर्जी मिलेगी? फैट का करा रहा हूँ तो कितनी एनर्जी मिलेगी? मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो हैं, इनमें से आप मतलब किसका ऑक्सीडेशन कराएँ जिससे मैक्सिमम एनर्जी मिले? तो ये पता होना ज़रूरी है कि किसका ऑक्सीडेशन कराएँ जिससे मतलब किसमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो चलिए उसको देख लेते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसमें कितनी एनर्जी मिलती है? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको एक बात बताऊँ तो जैसे मतलब आपको पता करना है जिससे कि कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आपको ये जानना है कि एक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो मान लीजिए कि ये जो हमको मिल रहा है, अगर हमको पता करना है कि किसमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो हम उसको डिवीज़न करते हैं कि एनर्जी किसमें ज़्यादा मिलेगी। तो एनर्जी देखिए सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगी, तो इसके लिए हमको एक बॉम्ब कैलोरीमीटर को लाना पड़ेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर है क्या? देखो आपको बता देता हूँ कि जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो अगर हमको पता करना है कि कितना हीट या फिर एनर्जी जनरेट करेगा, तो हमको बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम उसका डालना पड़ता है। तो अगर 1 ग्राम अगर मान लीजिए ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इसके अंदर आपने क्या किया, 1 ग्राम कुछ भी मान लीजिए 1 ग्राम प्रोटीन डाल दिया या कार्बोहाइड्रेट डाल दिया या फैट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। तो 1 ग्राम में जितनी हीट निकलती है 1 ग्राम में जितनी हीट निकलती है, वो होती है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्योंकि एक बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है, वो निकालता है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि किसी छोटे से उसमें मतलब किसी ऐसे छोटे से सब्सटेंस में 1 ग्राम में मैक्सिमम हीट जिसमें निकल जाए, तो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कम साइज़ है, अब काम ज़्यादा कर रहा है, ठीक? साइज़ कम है और काम ज़्यादा कर रहा है, तो उसके पास यानी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। हम जानते हैं मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं मतलब जो गैस होती है उसको ज़्यादा प्रेफ़र देते हैं क्योंकि उसके पास कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जैसे स्टोव जो चूल्हा-वूल्हा जलती था उसका काम खत्म हो गया क्योंकि उसकी जो वुड लाते थे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम थी, तो इसके कारण स्मोक निकलते थे। तो उसके मतलब पॉल्यूशन होता था, ठीक है? बहुत सारी SO2, SO3 इस तरह की गैसेस निकलती थी जो एसिडिक कंडीशन बना देती थी, जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अफ़ेक्ट होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब जब हमको ये देखना है, अब वो तो बहुत मतलब कैलोरीफिक वैल्यू बताने लगे तो बाहर पहुँच गए, वरना आपको हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन ऑर्गेनिक्स के बारे में, तो हमको अगर पता करना है कि किसमें कितनी हीट रिलेट होती है, तो उसके लिए हमको बॉम्ब कैलोरीमीटर लाना पड़ेगा और उसके अंदर हम 1 ग्राम कोई प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, तो हमको जितनी हीट निकलती है उससे हमको पता चलता है कि हाँ, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ठीक है? लेकिन ऐसा जो आपकी सेल है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इसके अंदर हो रहा है मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, तो हमारे सेल के अंदर उसके मतलब सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें भी इतनी हीट निकलेगी तो ऐसा नहीं है। अगर आपके आपके सेल की बात करें तो आपके सेल में आपको पता करना है जो हीट एनर्जी निकलेगी तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, इसको रब करके तो आपको और अच्छे से बताता हूँ और आपको एक चार्ट देता हूँ। देखिए, पहले हमको बताता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अच्छा चलिए आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ऑर्गेनिक सब्सट्रेट ले लिया, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट। ऑर्गेनिक सब्सट्रेट में मैंने ले लिया फैट को, प्रोटीन को ले लिया, तो पहले कार्बोहाइड्रेट को दिखाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट को लिया, फैट को ले लिया, प्रोटीन को ले लिया, ठीक। इधर मैंने लिख लिया इसका ऑर्गेनिक सब्सट्रेट में, इधर मैंने लिख लिया ये एक ही में है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इधर मैंने लिख लिया कि इसका अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। और इधर मैंने लिख लिया फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो आपको बताएगी कि अगर हम इसको सेल के अंदर ही इसका ऑक्सीडेशन होता है तब कितनी हीट या कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, वो हमको बताता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू तो बम कैलोरीमीटर के अंदर होगी, फिजियोलॉजिकल अंदर आपके सेल के अंदर होगी, बॉडी विद इन द बॉडी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू या फिजियोलॉजिकल वैल्यू सबकी क्या होती है।
देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, 1 ग्राम अगर ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को और उसको बॉम्ब कैलोरी मीटर में डालते हैं, तो हमको ये मिलता है कि 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी हमको एनर्जी मतलब मिलेगी, इतनी इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है इतनी हमको आएगी। और अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखें तो 4 ही आएगी। अब आपको पता चला कि देखिए कम हो गई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी निकाल लेते पर ग्राम, अब देखो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम निकाल रहे हैं। अगर फैट है, फैट को अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और अगर ऐसे कर रहे हैं तो इतना ही निकलेगा, सेल के अंदर इतना ही निकलेगा। मान लीजिए प्रोटीन है, प्रोटीन को हमने कैलोरीफिक वैल्यू इसकी निकाली, तो प्रोटीन की अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रोटीन की अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे तो प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू निकालने में देखिए होता क्या कि ये हो गया आपका कैलोरीफिक वैल्यू, तो प्रोटीन में होता है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम निकलेगी। और अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो आएगी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसमें कुछ नोटिस कर पा रहे हैं आप? इसमें आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज्यादा है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज्यादा। तो मैंने आपसे पहले बताया ही था कि सेम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप बॉम्ब कैलोरी मीटर में कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे या फिर उसको मतलब जब उसके अंदर डालेंगे तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो कुछ और आएगी, और अगर सेल के अंदर वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो कैलोरीफिक वैल्यू दूसरी आएगी। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ये सबको आना चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एरोबिक और एनारोबिक में क्या मतलब डिफरेंस है। एरोबिक और एनारोबिक में क्या, इसको आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी पता हो जाना चाहिए क्योंकि बेसिक चीजें हैं। अब एरोबिक, एरोबिक में करना क्या है कि देखिए आपको जैसे सेल है तो सेल के अंदर अगर ऑक्सीडेशन आप भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन की मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीडेशन फुल्ली हो रहा है, तो जब फुल ऑक्सीडेशन होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा, H2O तो होगा ही, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक होगा क्या कि टूट जाएगा CO2 में। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ CO2 में, और इसके साथ और क्या निकलेगी, CO2 तो निकलेगा ही आपका, और आपकी निकल जाएगी एनर्जी। और तो ये C6H12O6 को जब आपने किया क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन थी और तब इसको ऑक्सीडाइज किया, तो आपको पता चला कि CO2 निकलेगी और ATP निकलेगी। लेकिन अगर लेकिन अगर होता क्या कि जो मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती, तो ऑक्सीजन की अगर कमी पड़ जाती, ठीक है, ये अभी रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये जो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी कि इसमें फुल्ली मतलब CO2 निकल रहा है, इसका भी और एनर्जी निकलेगी, H2O निकलेगा, वो बात की बात है। आप ये मत कहने लगिएगा कि तो मतलब ये जो रिएक्शन लिखी वो गलत है, क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। और अगर इसकी जगह मैं ले लेता हूँ, अगर ये ऑक्सीजन ना मौजूद हो तो ये जो होगा CO2 में नहीं टूटेगा, ये C6H5, ये टूटेगा C2H5OH, जिसको आप कहते हैं एथेनॉल। तो अब ये एथेनॉल में टूटा, यानी इसका फुल्ली कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटे। जब आप मतलब 11 की बुक खोलेंगे और रिस्पिरेशन इन प्लांट्स के चैप्टर को देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी कि मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि जब मतलब रिस्पिरेशन का मतलब जो होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट के अगर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको हम तोड़ देते हैं तो उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है, वही आपका होता है रेस्पिरेशन। तो इसमें आपने तोड़ दिया तो एक CO2 निकला, वो सब यूज हो गए, तो तोड़ दिया। इसमें आप नहीं तोड़ पाए क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये C2H5OH में निकला, यानी आपके अब इसमें अभी कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका फुली ऑक्सीजन नहीं हो पाया। तो उसके बाद तो ये आप अगर फुल्ली हो जा रहा है ऑक्सीजन है तो एरोबिक, और अगर नहीं है तो एनएरोबिक। तो एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस है, एनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस है। इसके आगे मैं और डिटेल में बातें करूंगा, तब तक इसी को देखते रहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा आगे किसमें कितनी एनर्जी निकलती है, और अगर ऐसा निकलता तो इसमें कितनी एनर्जी निकलती है। आपको इतना पता है कि इससे कम ही एनर्जी निकलेगी क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ठीक से टूटे नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।